गुड मॉर्निंग फ्रेंड, रेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लाइब्रेरी साइंस का सेकंड लेक्चर को देखेंगे। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, तभी आप लेक्चर नंबर 2 का लिंक बिठा पाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि हम आपको यूट्यूब पे लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। तो उससे शुरुआत करने से पहले, लेक्चर नंबर 2 शुरुआत करने से पहले हम जो हमने लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया है, हम 2 मिनट में उसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। क्या सीखा था? फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी में हमने क्या सीखा था? पुस्तकालय की अवधारणा के बारे में। पुस्तकालय के अवधारणा के बारे में तो हमने क्या सीखा था कि आखिरकार पुस्तकालय क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय क्या होता है याद होगा आपको? क्या मैं बता दूं? मैं आपको बता दूं कि पुस्तकालय उसे बोलते हैं जहां पे रीडिंग मटेरियल्स का संग्रह होता है। क्या होता है? रीडिंग मटेरियल्स का कलेक्शन होता है। रीडिंग मटेरियल्स का कलेक्शन होता है। फिर मैंने एक बात आपको और बताया था कि रीडिंग मटेरियल्स में क्या क्या आता है? पुस्तक आता है। क्या आता है? पुस्तक आता है। और क्या आता है? पत्रिका आता है। और क्या आता है? पांडुलिपि आता है। फिर और क्या आता है? जितने भी प्रकार के जानकारी के स्रोत हैं, अन्य प्रकार के जानकारी के स्रोत के होलिस्टिक स्टडी को, ठीक है, होलिस्टिक कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पुस्तक किसे बोलते हैं। तो उसमें मैंने एक बताया था कि यूनेस्को एक जो संस्था है, उन्होंने बताया था कि पुस्तक होने के लिए कम से कम कितने पेज होने चाहिए। तो याद रखिएगा, ये 49 पेज होने चाहिए। मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था? पत्रिका के बारे में। पत्रिका के बारे में मैंने क्या बताया था? पत्रिका के बारे में ये बताया था कि यह फ्रीक्वेंसी पे आता है। क्या पे आता है? फ्रीक्वेंसी पे आता है। किस टाइप की फ्रीक्वेंसी पे आता है? या तो ये वीकली आएगा, या तो ये मंथली आएगा, या तो ये अर्ली आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था? पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये हाथ से लिखा होगा। कैसा होगा? हाथ से लिखा होगा। हाथ से लिखा होगा, इसका मतलब यह है कि वो छपा तो नहीं होगा। क्या होगा? छपा तो नहीं होगा। किसके पेड़ पे लिखा जाता था? पत्ते पे लिखा जाता था। तो ताड़पत्र। किसके? ताड़पत्र और भोजपत्र। किससे लिखा जाता था? स्याही या कलम से लिखा जाता था। फिर मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय जो शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति किससे हुई। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था, ये भी कवर कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था पुस्तकालय शब्द के उत्पत्ति के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो 3 से हुई है। जैसे याद करने वाली बात है, याद कीजिएगा, लैटिन में हम इसे लाइबर, जिसका होता है पुस्तक का घर। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेंच में लिब्रा, और रोमन और अन्य भाषाओं में इसे हम जिस वर्ड के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग बिब्लियोथिका के नाम से जानते हैं। फिर मैंने एक वर्ड और बताया था कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं ना, पुस्तकालय विज्ञान मतलब लाइब्रेरी साइंस, वो क्या होता है? क्या होता है पुस्तकालय विज्ञान? लाइब्रेरी साइंस। मैंने आपको क्या बताया था लाइब्रेरी साइंस के बारे में? कि लाइब्रेरी साइंस ऐसा साइंस है जिसमें जितने भी प्रकार के स्टडी मटेरियल हैं, जितने भी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स हैं, उनके अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। जब हम आगे पढ़ेंगे पूरी यूनिट अरेंजमेंट में, तो हम एक चीज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। ये पूरा यूनिट है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। ये लाइब्रेरी साइंस का पूरा एक यूनिट है। हम यहाँ पे पूरे लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस ये बोलता है कि हम उसके अरेंजमेंट, उसके मैनेजमेंट और पाठक को बेहतर सर्विस कैसे दिया जाए, पाठक के बेहतर सर्विस कैसे दिया जाए, उसके स्टडी को, उसके होलिस्टिक स्टडी को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप रिवीजन करके आए होंगे।
ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक बार और बता दिया। अगले स्लाइड में देखते हैं हमने क्या बताया था। अब आपको मैंने बताया था पुस्तकालय के प्रकार के बारे में। मैंने बताया था कि जो पुस्तकालय का जो प्रकार है ना, वो 4 प्रकार का है, लेकिन जो पेरी कमेटी ने बताया ना, वो 6 प्रकार के है। और पेरी कमेटी के बारे में मैंने एक बात और बताया था कि जो पेरी कमेटी का जो संबंध है ना, जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, वो किससे है? उम्मीद करते हैं याद आ रहा होगा, बताइए। नहीं याद है? पेरी कमेटी का जो संबंध है ना, वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है। मैं बता दूं कि जो लाइब्रेरी साइंस में ना, पेरी सर ने पूरे लाइब्रेरी के बारे में, पूरे लाइब्रेरी जितने भी वर्ल्ड में जो लाइब्रेरी है उसके अध्ययन किए। उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि अगर पूरे लाइब्रेरी को मिला दिया जाए ना, तो अगर हम बाइफरकेट करें तो वो कितने प्रकार में है? 6 प्रकार में। वो कौन कौन सा प्रकार है? वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों की पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाओं की पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसे मोटा मोटी समाहित कर ले तो हम इन्हें 4 भागों में भी बांट सकते हैं। तो कौन कौन है देखते हैं। एक तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मतलब नेशनल लाइब्रेरी। दूसरा क्या है? सार्वजनिक लाइब्रेरी मतलब पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा क्या है? शैक्षणिक लाइब्रेरी मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी। चौथा क्या है? विशेष पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ तक आप पहले लेक्चर में पढ़े थे, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि जब हम पुस्तकालय के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था वो 4 प्रकार के हैं। पहला कौन? नेशनल लाइब्रेरी। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? एकेडमिक लाइब्रेरी से। एकेडमिक लाइब्रेरी में हम क्या पढ़ रहे थे? एकेडमिक लाइब्रेरी किसे बोलते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी है ना, वो ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें जो जुड़ाव है ना, वो अनौपचारिक शिक्षा से है। मतलब कौन सा है? इनफॉर्मल एजुकेशन से। कैसा है? इनफॉर्मल एजुकेशन से है। तो आपको मैं बता दूं कि इनफॉर्मल एजुकेशन किसे बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया कि जो लाइब्रेरी साइंस है ना, सॉरी, एकेडमिक जो एकेडमिक लाइब्रेरी है, इसका जो संबंध है ना, ठीक है, वो फॉर्मल एजुकेशन से है। किससे है? फॉर्मल एजुकेशन से है। आखिरकार मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन किसे बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन उसे बोलते हैं जिसमें एक कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है, एक एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, या तो वो ग्रेडिंग में आता है या वो परसेंटेज में आता है, फिर हमें सर्टिफिकेट मिलती है। तो सर्टिफिकेट मिलती है वो किसी न किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिलता है। फिर मैंने एक बात और बताया था इसका जस्ट अपोजिट कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। अनौपचारिक शिक्षा में हमने क्या सीखा था? अनौपचारिक शिक्षा में हमने ये सीखा था कि ना तो हम वहाँ पे कोई सिलेबस होता है, ना तो कोई टाइम फ्रेम होता है, ना तो वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे हम अनुभवों से सीखते हैं। किन के अनुभव से सीखते हैं? जो अनुभव होता है, चाहे हम दोस्त से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, मतलब जिन जिन से हम सीख सकते हैं वहाँ से हम सीखते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाता है। ये हम आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, हमने बताया था एकेडमिक जो लाइब्रेरी है वो 3 प्रकार के हैं। स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। स्कूल लाइब्रेरी में मैंने क्या बताया था? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना। क्या है? रीडिंग हैबिट को डेवलप करना। दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताया था कि लाइब्रेरी के प्रति इसमें इंटरेस्ट पैदा करना। क्या करना? इंटरेस्ट पैदा करना। तीसरा, लाइब्रेरी के यूज के लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना। तीसरा बताया था मैंने इंपॉर्टेंट बातें, सेल्फ लर्निंग। क्या है? सेल्फ लर्निंग। उम्मीद करते हैं यह आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। फिर मैं आपको बता दूं कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में। कॉलेज लाइब्रेरी में बताया था कि ये गहन अध्ययन मतलब स्टडी मटेरियल प्रदान करता है। किसका? किसके लिए? छात्रों और फैकल्टी के लिए। ये इसका उद्देश्य क्या था? शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहायता देना, विषय के गहन ज्ञान को बढ़ावा देना। फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में बताया था। ये किसके लिए स्टडी मटेरियल प्रदान करता है? रिसर्च के लिए, रिसर्चर के लिए। ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं, जो हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोवाइड कराता है? डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराता है, रेफरेंस सोर्सेस प्रोवाइड करता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय का हृदय स्थल बोलते हैं।
फिर आपको मैंने पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताया था। पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको ये बात बताया था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना वो जनता के लिए खोला जाता है। ये कौन खोलता है? ये सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य था, मैं आपको क्या बताया था उद्देश्य, याद है आपको? इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल है कि समाज के सभी वर्गों को अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन और ज्ञान और मनोरंजन के साधन प्रदान करता है। इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? सरकार द्वारा इसका फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है तो इस पे गाइडलाइंस कौन बनाएगा, ठीक है, इसे दिशा निर्देश कौन देगा, इसके लिए नेशनल पॉलिसी कौन बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उनके लिए जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस भारत में कौन बनाता है? RRRLF, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था RRRLF की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। इसे कौन स्थापित किया था? भारत सरकार, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बताया था? ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत बताया था मैंने। याद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर एक स्लाइड और बचा, यूनेस्को का परिभाषा। यूनेस्को ने क्या परिभाषा दिया? मैं आपको बताया था कीवर्ड आपको क्या याद रखना है? ज्ञान का प्रकाश द्वार, ज्ञान का प्रवेश द्वार। क्या याद रखना है? ज्ञान का प्रवेश द्वार, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है जो आजीवन शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। रोलैंड बैंगो के अनुसार क्या बोला गया था कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ना उसे फ्री कर देना चाहिए, ठीक है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, जितने भी सर्विसेज हैं उनको क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप रिवाइज कर लिए होंगे। आइए हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 को डेवलप करते हैं। आराम आराम से समझते हैं लेक्चर नंबर 2 को। स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेशल लाइब्रेरी। क्या होता है स्पेशल लाइब्रेरी? देखते हैं। विशेष पुस्तकालय वो पुस्तकालय होता है, कौन सा होता है? वो पुस्तकालय होता है जहाँ किसी विशेष विषय, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट, क्षेत्र या संस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मतलब किसी स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल इंस्टीट्यूशन, स्पेशल टेरिटरी के लिए ये बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ जो स्पेशल लाइब्रेरी है इंडिया में, उसको देखते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही काम के हैं, ठीक है। नेशनल, फर्स्ट हम याद करते हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। आप इसे याद कर लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 1966 को। किस जगह हुआ? न्यू दिल्ली में। दूसरा, नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? जून 1963 को। किस जगह पे हुई? न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी फॉर डिसेबल्ड, नेशनल लाइब्रेरी फॉर डिसेबल्ड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1963 में हुई है। कहाँ पे हुई है? देहरादून में हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड, नेशनल सेंटर फॉर द ब्लाइंड, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1967 में। और कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ। नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून में। और किस ईस्वी में हुआ है? 1990 में हुआ है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी, आखिरकार नेशनल लाइब्रेरी क्यों बनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है समझते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का गठन प्रत्येक राष्ट्र, मतलब एवरी कंट्री, के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उसके सरकार के माध्यम से किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के साहित्य का संग्रह करना। क्या है? जितने भी राष्ट्रीय महत्व हैं उनको, साहित्य को क्या करता है? कलेक्ट करता है। और उस कलेक्शन के आधार पर क्या स्टार्ट करता है? नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाता है। क्या बनाता है? नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा।
आइए हम शुरुआत करते हैं वन बाई वन अलग अलग देश के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो रूस के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे। रूस के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। आइए, रूस के नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? रूस के जो नेशनल लाइब्रेरी है ना, उसकी स्थापना 1862 ईस्वी में कब हुई? याद कर लीजिएगा, 1862 ईस्वी में। उस समय उसका नाम क्या था? मॉस्को पब्लिक म्यूजियम। क्या नाम था? मॉस्को पब्लिक म्यूजियम। आपसे एक सवाल बनेगा, उसकी नेशनल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई कब हुई? तो आप याद कीजिएगा, 1862 में हुई। उस समय उसका नाम क्या था? तो आप बता सकते हैं कि मॉस्को पब्लिक म्यूजियम। का नाम बदला भी गया है। कब नाम बदला गया है? 1925 ईस्वी में। कब बदला गया है? 1925 ईस्वी में। क्या नाम रखा गया है? व्लादिमीर लेनिन। क्या रखा गया है? व्लादिमीर लेनिन। आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो रूस की जो लाइब्रेरी है उसका नया नामकरण कब रखा गया? तो आप बताएंगे 1925 ईस्वी में। क्या नाम है? तो बताइएगा व्लादिमीर लेनिन। इसके संग्रह कितने हैं? ठीक है, इसमें संग्रह कितने हैं? लगभग 4.7 करोड़। कितने हैं? लगभग 4.7 करोड़। उसमें क्या क्या चीज़ है? पुस्तकें हैं, मानचित्र है, संगीत स्कोर है, पत्रिका है और दुर्लभ पांडुलिपि है। मैंने आपको बात के लेक्चर में बताया था कि पांडुलिपि क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको रूस के नेशनल लाइब्रेरी समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम आगे ब्रिटिश के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, यूके के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात। जो न्यूज यूके का जो नेशनल लाइब्रेरी है ना, उसकी स्थापना 1753 ईस्वी में कब हुई? 1753 में हुई। किस रूप में हुई उस समय? ब्रिटिश म्यूजियम के रूप में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1753 ईस्वी में हुई। किसके रूप में हुई? ब्रिटिश म्यूजियम के रूप में हुई। इसकी जो सब लोग मतलब सार्वजनिक रूप से जो खोला गया वो कब खोला गया? ये 15 जनवरी 1759 को खोला गया। कब खोला गया? 15 जनवरी 1759 से। एक क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1753 ईस्वी में। फिर आप बताएंगे कि इसे सार्वजनिक रूप से कब खोला गया? 15 जनवरी 1759 को। आगे देखते हैं। अप्रैल 1973 से ब्रिटिश लाइब्रेरी को, जो ब्रिटिश का जो लाइब्रेरी है, उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या दर्जा प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो दर्जा प्राप्त हुआ है तो कोई ना कोई से समिति जो है, कोई ना कोई से कमेटी है, इसे क्या सिफारिश की होगी, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो वो समिति का क्या नाम है? उस समिति का नाम है डेंटन समिति। क्या नाम है? डेंटन समिति। और इसके लिए जो अधिनियम बना था ना, वो अधिनियम का नाम था ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट। क्या बना था? ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट 1972। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि जो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। एक पुस्तकालय नहीं है, क्या है? एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की प्रणाली है। जहाँ पे सिस्टम की बात हो जाए, याद रखिएगा, आपको काम की बातें हैं, ये आपको लाइब्रेरी साइंस में हर जगह काम आएगा। जहाँ पे सिस्टम की बात हो वहाँ पे एक तो नहीं होगा, उससे अधिक होगा। कोई भी चीज़ होगा जब सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, वो एक से अधिक होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी शामिल है। इसमें शामिल है ब्रिटिश म्यूजियम। क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम। दूसरा है नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। क्या है? नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी। तीसरा क्या है? नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी। क्या है? नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी। चौथा क्या है? नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आगे देखते हैं ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला है ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को मिला के क्या बनाया गया? ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें इस सिस्टम में कितनी लाइब्रेरी है? 6 लाइब्रेरी है। आगे देखते हैं। यह प्रणाली जो है ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय की संकल्पना में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये ऐसा क्यों ऐसा बात बोला गया है? क्योंकि इसमें इतने व्यापक रूप से लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 प्रकार के लाइब्रेरी का मतलब समाहित हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे देश की लाइब्रेरी के बारे में। हम जापान की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। आखिरकार जापान का लाइब्रेरी, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जापान का जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है। तो आप बताइएगा कि उसका जो नाम है ना, वो नेशनल डाइट लाइब्रेरी है। ठीक है, क्या है? नेशनल डाइट लाइब्रेरी। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है कि जो इसका स्थापना है ना, वो कब हुआ? तो 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा
कि जो जापान का है ना, जापान का नेशनल लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी आप जाना, नेशनल डाइट लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जापानी संसद के सदस्यों को, मतलब जो जापानी जो संसद है उनके सदस्यों को अनुसंधान मतलब रिसर्च प्रदान करना और जनता को ज्ञान उपलब्ध कराना। ठीक है, याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। जापानी संसद के सदस्यों को रिसर्च सहायता प्रदान करना और जनता को ज्ञान उपलब्ध कराना। एक वर्ड इसमें डाइट आया था, याद रखिएगा। जितने भी प्रकार के जो संसद है, सबके संसद के अलग अलग नाम है। तो जापान के संसद को हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। डाइट का मतलब है जापान की संसद, याद रखिएगा। वैसे तो अगर आप जीके याद करेंगे तो आपको बहुत जगह की संसद का नाम याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी साइंस में आपको ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये किस प्रकार का पुस्तकालय था भाई? नेशनल लाइब्रेरी तो था ही था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको इस स्लाइड में बता दिया कि ये जो लाइब्रेरी है ना, डाइट लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल डाइट लाइब्रेरी है ये। नेशनल लाइब्रेरी तो है ही है, लाइब्रेरी तो है ही है, साथ में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी भी है। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी। आपसे एग्जाम में इस टाइप का सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा नेशनल लाइब्रेरी है जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप बताएंगे कि जो जापान का नेशनल लाइब्रेरी है ना, वो नेशनल लाइब्रेरी के साथ साथ पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी भी है। आइए इसके संग्रह के बारे में जानते हैं। इसके संग्रह कितने हैं? ये 4 करोड़ से अधिक संग्रह है। उनमें क्या क्या शामिल है? बुक्स शामिल है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और मानचित्र आदि बहुत कुछ शामिल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जापान के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में व्यापक नॉलेज हो गया होगा। आगे देखते हैं दूसरे देश के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में जब हम बात करेंगे तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम एक बार आगे नेक्स्ट किसी भी क्लास में हम सिर्फ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में कितना योगदान है। के लिए आप थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। अभी इस कॉन्टेस्ट में हम सिर्फ थोड़ा सा सीखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये कहाँ का लाइब्रेरी है भाई? नेशनल लाइब्रेरी है, तो ये यूएसए का लाइब्रेरी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो ये बनेगा कि यूएसए के नेशनल लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, तो बताइएगा कि इसकी जो स्थापना है वो 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुई। ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, मैंने बता ही दिया। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। एक बात आपको और बता दें, ठीक है, ये बड़ा पुस्तकालय तो है ही है, ठीक है, लेकिन 24 दिसंबर 1851 को में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ठीक है, में लगभग 2/3 जो भाग है ना, वो जल के बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अमेरिका का जो नेशनल लाइब्रेरी है वो 1851 ईस्वी में आग लगने के कारण उसका जो 2/3 भाग है वो जल के बर्बाद हो जाता है। हम आगे ये दोनों योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये फार्मिंगटन योजना, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में बनेगा कि जो 2 योजना किसके हैं, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि फार्मिंगटन योजना का संबंध कहाँ के नेशनल लाइब्रेरी है। तो आप बताएंगे कि फार्मिंगटन योजना का जो संबंध है ना, वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए से है। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। इसका एक योजना और है PL480। ये क्या है ये देखेंगे। ये विभिन्न देशों के जितने भी कंट्री हैं उनके साहित्य संग्रह, मतलब विभिन्न देशों से साहित्य संग्रह करने हेतु, मतलब ये कलेक्शन करता है, लिटरेचर को कलेक्ट करता है। ये किसका योजना है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का योजना है। उम्मीद करते हैं आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बनता है KVS, NBS, एम्स, RPSC जहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, तो ये इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे आप सीखेंगे। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? बेल्वेडियर हाउस में। ठीक है,
ये कहाँ, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो किस प्रकार का विशेष दर्जा प्राप्त है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है। क्यों है, क्योंकि ये 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हम आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ बताएंगे, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, इसे विशेष किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, किस अनुसूची से है, तो बताएंगे 7वीं अनुसूची से। किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 62 के तहत है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ना, इसका विकास जो यात्रा है ना, वो एक जैसा नहीं रहा है। ठीक है, 1 बाई 1 आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम इसे, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ना, जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ना, हम उसको 3 भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले जो इसका डेवलपमेंट का पहला चरण है ना, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की विकास यात्रा का प्रथम चरण। जो फर्स्ट चरण है, इसको हम लोग कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं, कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में। कब हुई, 1835 ईस्वी में। इसे औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया, 21 मार्च 1836 को। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो विकास यात्रा का प्रथम चरण है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, तो आप कब बताओगे, 1835 में। फिर ये बोलेगा कि औपचारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 21 मार्च 1836 के। इसमें जुड़े हुए कौन कौन से व्यक्ति थे, इसके जो प्रथम ट्रस्टी है ना, वो द्वारकानाथ ठाकुर थे। कौन थे, द्वारकानाथ ठाकुर। इनके जो प्रथम असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट लाइब्रेरियन जो थे वो WH अस्टेसी थे। क्या थे, WH अस्टेसी। इनके फर्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन कौन थे, प्यारे चंद्र मित्र। कौन थे, प्यारे चंद्र मित्र। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको कि जो कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय, इसकी स्थापना कब हुई, 1835 ईस्वी में हुई। इसे औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया, तो 21 मार्च 1836 को। इससे जुड़े हुए कौन कौन व्यक्ति थे, कौन थे, तो प्रथम ट्रस्टी मैंने क्या बताया था, द्वारकानाथ ठाकुर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, WH अस्टेसी थे। और मैंने आपको क्या बताया था, जो फर्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे वो प्यारे चंद्र मित्र थे। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण हमने कंप्लीट कर दिया, द्वितीय चरण में आया। द्वितीय चरण, पहला चरण में उसका नाम क्या था, कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी। दूसरे चरण में उसका नाम क्या हो गया, इंपीरियल लाइब्रेरी। आइए समझते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में। जितने भी प्रकार के सेक्रेटरिएट, मतलब सचिवालय पुस्तकालय हैं, उनको मिला के एक लाइब्रेरी बनाया गया। उसे क्या बोला गया, इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या बोला गया, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, कौन से ईस्वी में बनाया गया, 1891 ईस्वी में। 1891 में। 1891 में क्या किया गया, जितने भी सचिवालय पुस्तकालय को मिला के एक लाइब्रेरी बनाया गया, उसका नाम क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा ना कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो उम्मीद करते हैं अब आप बता देंगे कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में ईस्वी में। ठीक है, और आगे देखते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का विलय, जो आप 1835 में जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है ना, 1902 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि कलकत्ता जो लाइब्रेरी है ना, पब्लिक लाइब्रेरी, उसको इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया, तो आप बताएंगे 1902 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे ये जनता के लिए कब खोला गया। ठीक है, जो इंपीरियल लाइब्रेरी है 30 जनवरी 1903 को। किनका प्रयास था, लॉर्ड कर्जन। ये कौन थे, गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख लाइब्रेरियन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन था, कौन थे इंपीरियल लाइब्रेरी के, ठीक है, जॉन मैकफार्लैंड। क्या था, याद रखने वाली बात है, जॉन मैकफार्लैंड कौन थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन थे, तो आप बताएंगे हरिनाथ डे। क्या थे, हरिनाथ डे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1907 से 1911 ईस्वी तक था। ठीक है, और अंतिम लाइब्रेरियन कौन थे, खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खां। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये बनेगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में। फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि जो कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी है
उसका जो विलय है इंपीरियल लाइब्रेरी में कब हुआ, तो आप कब बताएंगे? 1902 ईस्वी में। फिर आप ये बताएंगे कि जनता, क्वेश्चन ये बनेगा कि जनता के लिए कब खोला गया, तो 1903 ईस्वी में। किनके प्रयास से? लॉर्ड कर्जन के प्रयास से। आपसे ये वाला जो 3 सवाल है ना, ये एकदम आप स्टार मार्क कर देता हूँ, एकदम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार बनता है केवीएस एनवीएस में, ठीक है। कि जो इंपीरियल लाइब्रेरियन, उनके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन है? जॉन मैकफर्लन, ठीक है। और भारतीय लाइब्रेरियन कौन है? पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन है? हरिनाथ डे। और अंतिम लाइब्रेरियन कौन है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खां। उम्मीद करते हैं आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तृतीय चरण को हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्या है तृतीय चरण, ठीक है। तृतीय चरण को हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रथम चरण में हमने पढ़ा, उसका नाम क्या था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब कलकत्ता सार्वजनिक लाइब्रेरी। दूसरा मैंने पढ़ा, जब उसके द्वितीय चरण में पढ़ा, किस लाइब्रेरी के बारे में पढ़े? इंपीरियल लाइब्रेरी का। तो तीसरा चरण हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। आइए देखते हैं कौन सी ईस्वी? 1948 ईस्वी में क्या हुआ? इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा मिला। जब भारत आज़ाद हुआ ना, ठीक है, तो आज़ाद होने के बाद जो इंपीरियल लाइब्रेरी था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 ईस्वी में। उसको क्या मिल गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा मिल गया, ठीक है। फिर 1 फरवरी 1953 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये जो लाइब्रेरी है ना, वो जनता के लिए खोला गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखेंगे BS केशवन। क्या रखेंगे? BS केशवन, ठीक है। वो किस अधिनियम के द्वारा इसका नाम बदला गया था, राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम 1976। यह याद रखने वाली बात है कि किस अधिनियम द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था? राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। कौन से धारा? 18 द्वारा। धारा 18 द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया था। उम्मीद करते हैं ये वाला भी स्लाइड आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि कितने देरी खुलता है, कितने बजे खुलता है, कितने दिन खुलता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो हमने इसको भी एक स्लाइड के रूप में कवर कर लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय ना प्रतिदिन 9 बजे से 8 बजे तक, मतलब कितने घंटे? 11 घंटा खुलता है। तो आपसे पूछेगा प्रतिदिन कितने घंटे खुलते हैं? 11 घंटे खुलते हैं। कितने बजे से कितने बजे? 9 बजे से 8 बजे तक। ये पूरे वर्ष कितने दिन खुला रहता है? 362 दिन। हमें पता है कि दिन, साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो लाजमी है कि 3 दिन बंद रहेगा, लाजमी है। अगर 362 दिन खुल रहे हैं और 365 दिन होता है साल में, तो कितने दिन बंद रहेगा? 3 दिन बंद रहेगा। वो कौन कौन 3 दिन बंद रहता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या बोलते हैं? क्या है? महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। वर्तमान में इस पुस्तकालय ने रिसर्चर के लिए एक मैगजीन शुरुआत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने शुरुआत किया? तो बताएंगे इसका प्रकाशन का शुरुआत कौन किया है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किया है। कौन किया है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड भी आपको समझ आया होगा। अब उनके कौन कौन से अधिकारी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप 2 मिनट में इसे समझ लीजिए, ठीक है। इनके प्रथम निदेशक कौन है? ठीक है, डॉक्टर RK दास गुप्ता। डॉक्टर RK दास गुप्ता, ठीक है। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1977 से 1980 तक। 13वें निदेशक कौन है उसके? प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती। इनका कार्यकाल कब था? 2010 में। प्रथम महानिदेशक कौन है? प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती। इनका कार्यकाल नवंबर 2010 से अप्रैल 2013 तक। 10वें महानिदेशक जो अभी भी है, जिनका नाम है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। मार्च 2021 से वर्तमान तक ये भी अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के कौन कौन से कार्य हैं, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कि भारत में उत्पादित सभी
भारत में उत्पादित सभी महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्रियों का अधिग्रहण करता है। क्या करता है? भारत में उत्पादित सभी महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्रियों का क्या करता है? अधिग्रहण करता है। भारत से संबंधित विदेश में प्रकाशित, मतलब जो विदेश में प्रकाशित सामग्री है उसका भी यह संग्रह करता है। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपि है उसका भी ये क्या करता है? संरक्षण करता है। और क्या काम करता है ये? विदेशी सामग्रियों का योजनाबद्ध अधिग्रहण करता है। क्या करता है? योजनाबद्ध अधिग्रहण करता है। ये क्या क्या सेवा भी और देता है? ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं भी प्रदान करता है। संदर्भ सूची और रेफरल केंद्र के रूप में भी ये काम करता है। क्या करता है? संदर्भ सूची और रेफरल केंद्र के रूप में भी ये काम करता है। और ये क्या काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय विनिमय और ऋण सेवा प्रदान करता है। तो लोन, लाइब्रेरी लोन भी देता है। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन भी ये प्रदान करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कि ये नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।